स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है रिलेटिव चेंज। ठीक है, इसको लिख सकते हैं चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अरे मैं स्टार्टिंग से बता दे रहा हूँ। तो स्ट्रेन क्या होता है भैया? रिलेटिव चेंज होता है, और रिलेटिव चेंज का मतलब होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग होता है लेंथ भी होता है, एरिया भी होता है, और वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, अब देखिए बात करूं तो कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो क्योंकि ये ऊपर भी वही क्वांटिटी आना है और नीचे भी वही क्वांटिटी आना है, तो भैया ये क्या है भैया? यूनिटलेस। क्या होगी? यूनिटलेस क्वांटिटी। और जो भी यूनिटलेस होता है वो डायमेंशनलेस भी होता है, और डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। ठीक है भैया। अब देखिए टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की बात की जा रही है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन देखो बेटा प्लीज। स्ट्रेन के क्या क्या प्रकार होते हैं? तो स्ट्रेन का पहला प्रकार है बेटा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की जब बात की जाएगी तो ध्यान रखना, एक बॉडी है। अरे बेटा मैं मुझे पता है, शुरू से करा दे रहा हूं। एक बॉडी है जिसकी लेंथ एल है। ये बॉडी है, इसकी लेंथ क्या है? यहां से तक की एल है। इसके ऊपर फोर्स मैंने एफ लगाया। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था? ए था। मेरे फोर्स लगाने के बाद आफ्टर सम टाइम फोर्स लगाने की वजह से इसकी लेंथ क्या होगी? एल प्लस डेल्टा एल हो गई। नई लेंथ इसकी एल प्लस डेल्टा एल हो गई। ठीक है, तो इसके अंदर जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आया, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आया, वो कितना आया? लेंथ में कितना चेंज आया? डेल्टा एल का। और ओरिजिनल कितनी लेंथ थी इसकी स्टार्टिंग में? एल। तो डेल्टा एल प्लस एल क्या हो जाएगा आपका? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है। जैसे कि आपको पता है ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, लेंथ की यूनिट मीटर, ऊपर की भी नीचे की भी यूनिट मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी मिल गई। ठीक है, अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ स्ट्रेन की, टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की, तो टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, अगर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की मैं बात करूं तो ये दो तरह के होते हैं। बेटा बोलिए प्लीज। इसमें एक होता है आपका डेल्टा एल अपॉन में एल, ये पॉजिटिव लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है। और ये जब आता है जब आप टेंसाइल स्ट्रेस लगाते हो, टेंसाइल स्ट्रेस लगाओगे किसी बॉडी के ऊपर तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। उस केस में आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। फिर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन नेगेटिव भी होता है, डेल्टा माइनस डेल्टा एल अपॉन में एल। इस केस में जब आप कंप्रेशनल स्ट्रेस लगाते हो, कंप्रेशनल स्ट्रेस लगाओगे तो नेगेटिव स्ट्रेन आएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आएगा। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता भी है यूनिटलेस होना ही होना है। ठीक है, अच्छा किसके ऊपर वैलिड रहता है? तो नोट में ध्यान रखना, ये वैलिड रहता है केवल, वैलिड ओनली फॉर सॉलिड मटेरियल। मटेरियल जो भी सॉलिड मटेरियल रहेगा केवल उसी के लिए ये क्या होगा? वैलिड रहेगा, अन्यथा बाकियों के लिए वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है भैया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या आता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एरियल स्ट्रेन भी होता है। ठीक है, चलो एरियल स्ट्रेन भी देख लेते हैं। एरियल स्ट्रेन ये होता है बेटा, क्या होगा? चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया अपॉन में ओरिजिनल एरिया। चेंज इन एरिया
और ओरिजिनल एरिया का जो रेशियो होता है वही क्या देता है आपको, एरियल स्ट्रेन के बराबर होता है। देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है, तो ये एक बॉडी है जिसका एरिया ए है, आपने इस एरिया के ऊपर क्या किया भैया, ऐसा फोर्स लगाया, बाहर की तरफ लगाओ चाहे अंदर की तरफ लगा दो, चलो चारों ओर से अंदर की तरफ आपने क्या लगा दिया, इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, तो आपको पता है इसका वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होने के साथ साथ इसका एरिया भी क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका नया एरिया बनेगा ए माइनस डेल्टा ए का, ए माइनस डेल्टा ए का आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम इसका नया एरिया ए माइनस डेल्टा ए हो गया। ठीक है भैया, तो यहां पर जो एरियल स्ट्रेन होगा वो क्या होगा बेटा, माइनस डेल्टा ए अपॉन में ए, ये नेगेटिव होता है अगर एरिया बढ़ेगा। ठीक है, टाइप ऑफ एरियल स्ट्रेन, टाइप ऑफ, ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, एरिया बढ़ेगा तो पॉजिटिव लगाना है, एरिया घटेगा तो नेगेटिव लगाना है। टाइप ऑफ एरियल स्ट्रेन, तो दो टाइप होते हैं, एक तो जब एरिया बढ़ेगा आपका तो ये होगा, और जब एरिया घटेगा तो आपका ये होगा। ठीक है भैया, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। फिर आता है वॉल्यूमेटिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेटिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेटिक स्ट्रेन, बेटा ये क्या है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस याद है आपको, हाइड्रोलिक स्ट्रेस लगाने पर ये वॉल्यूम है। देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। तो बेटा लिखते जाओ साथ साथ में, ठीक है। अब देखिए ये बॉडी है जिसका वॉल्यूम क्या भी है, आपने चारों ओर से क्या लगा दिया, इसके ऊपर यूनिफॉर्म फोर्स लगा दिया, हर जगह से सेम फोर्स लग रहा है। अब इस फोर्स की वजह से क्या होगा, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम इस बॉडी का वॉल्यूम हो जाएगा v माइनस डेल्टा वी, v माइनस डेल्टा वी। ठीक है भैया, तो जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रहेगा वो रहेगा डेल्टा वी अपॉन में v, ये प्लस होगा और माइनस होगा। प्लस जब होगा जब आपका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, माइनस जब होगा जब वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। तो इसके टाइप क्या होते हैं, पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव कब होगा, जब आपका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, मतलब आप अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगाओगे, अंदर से बाहर की तरफ फोर्स लगाओगे तो उसका, जैसे कुकर होता है, कुकर में अंदर से फोर्स लगता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। गुब्बारा देखा आपने, हवा भर करके आप अंदर से बाहर की तरफ फोर्स लगाते हो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप उसी बॉडी के ऊपर बाहर से फोर्स लगाओगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा और स्ट्रेन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव जब आएगा जब आपका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, यूनिटलेस डायमेंशन। ठीक है, वैलिड, अच्छा ये किसके ऊपर वैलिड रहता है, ये वैलिड होता है, वैलिड ओनली फॉर गैस एंड गैस एंड लिक्विड, गैस और लिक्विड के ऊपर ही वैलिड रहता है। ठीक है, केवल गैस और लिक्विड के ऊपर वैलिड रहेगा, और के ऊपर वैलिड नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं भैया, बात करते हैं भैया अगले टॉपिक का नाम है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होता है भैया, इलास्टिक लिमिट बताइए। जहां तक आप बॉडी को डिफॉर्म करो और बॉडी अपनी शेप को रिगेन कर ले, ठीक है भैया, और जिसके बाद आप डिफॉर्म करो और बॉडी अपनी शेप को रिगेन ना कर पाए, उसे उसकी इलास्टिक लिमिट कहते हैं। मान लीजिए 4 एक नंबर है, वो किसी बॉडी की इलास्टिक लिमिट है, तो अगर आप एक तक डिफॉर्म किया आपने तो भी बॉडी अपने आप को रिगेन कर लेगी, 2 तक किया डिफॉर्म तो भी अपनी बॉडी अपने आप को रिगेन कर लेगी डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद, 3 तक किया तो भी कर लेगी, 4 तक किया तो भी कर लेगी। लेकिन जैसे 4.1 गए तो बॉडी अब अपने आप को रिगेन नहीं कर पाएगी, यानी 4 क्या थी उसकी, इलास्टिक लिमिट थी। ठीक है भैया, तो लिखिए भैया इलास्टिक लिमिट, द मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन विच, the maximum stress, the maximum stress within which the body regain its original size and shape,
the body regain its original size and shape after the removal of deforming force. After the removal of deforming force. कह रहा है भैया वो लिमिट जहां तक बॉडी अपनी शेप को रीगेन कर पाती है डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पे, उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी इलास्टिक लिमिट कहते हैं। ठीक है, लिखिए, नोट में लिखना, इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स exceed नोट में लिखना, if the deforming force exceeds the elastic limit, body acquires a permanent acquires मतलब धारण कर लेना, acquires a permanent deformation कह रहा भैया यदि आपका डिफॉर्मिंग फोर्स किस इलास्टिक लिमिट के ऊपर चला गया तो बॉडी के अंदर क्या आएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन, जो कि वापसी ठीक नहीं हो सकता खुद ब खुद, जो कि वापसी ठीक है, ये वापसी ठीक नहीं हो, परमानेंट डिफॉर्मेशन क्या होता है, ये वापसी ठीक कैसे लिखते हैं, ठीक कैसे लिखते हैं, हाँ कैसे लिखते हैं तो कह रहा हूं मैं, छोड़ो, जो ये वापसी ठीक नहीं हो सकता अपने आप ये जो सेट आता है ना, ये जो डिफॉर्मेशन आती है अपने आप ठीक नहीं हो सकती, ठीक करना है तो हमें ठीक करना पड़ेगा। कोई पुर्जा टेढ़ा हो जाए, गाड़ी वाड़ी बनती है तो अलग अलग पुर्जे लगते हैं, कोई पुर्जा टेढ़ा हो जाता है, इलास्टिक लिमिट के बाहर चले जाता है, उसके ऊपर फोर्स तो टेढ़ा ही हो जाता है, उसको ठीक करना तो हमें ऊपर से ठीक करना पड़ता है ना, पुर्जा निकालो उसकी सर्विस करो, है ना। चलो अभी लिखे हुक्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहते हैं भैया, हुक्स लॉ, हुक्स कहते हैं भैया, अकॉर्डिंग टू हुक्स the extension produced in wire या spring, ठीक है, within elastic limit is directly proportional to load applied, कह रहा है भैया किसी भी बॉडी के अंदर जो एक्सटेंशन होती है या कंप्रेशन, एक्सटेंशन और कंप्रेशन दोनों ले सकते हो, इसी में लिख देना, और कंप्रेशन, एक्सटेंशन हो या कंप्रेशन हो, वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपने कितना उसके ऊपर क्या किया है, लोड अप्लाई किया। जैसे मान लीजिए घर में सिलेंडर आता है गैस का, ज्यादा भारी होता है तो स्प्रिंग के अंदर क्या आती है, जो बैलेंस जिससे नापते कि वो देखते कि भैया सिलेंडर कितना भारी है,
अगर सिलेंडर भारी होगा तो स्प्रिंग के अंदर ज्यादा एक्सटेंशन आएगी और लोड क्या होगा, मतलब बताएगा कि भैया ज्यादा वजन है। और अगर सिलेंडर हल्का होगा तो स्प्रिंग के अंदर कम एक्सटेंशन आएगी और आपको पता लग जाएगा सिलेंडर क्या है, खाली है। तो कह रहे हैं जो स्प्रिंग के अंदर या किसी वायर के अंदर एक्सटेंशन आती है वो हमेशा लोड के क्या होती है, डायरेक्टली होती है। लोड मतलब फोर्स, ठीक है भैया, फोर्स का डायरेक्टली होगी। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ही ज्यादा वायर और स्प्रिंग के अंदर क्या होगी, एक्सटेंशन होगी। ये ध्यान रखना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब तक रहेगा जब तक आप इलास्टिक लिमिट के अंदर रहोगे। इलास्टिक लिमिट के बाहर जाते के साथ ही ये प्रोपोर्शनलिटी वाला जो इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग है ना वो खत्म हो जाएगी। नहीं समझे? प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है कि अगर आप उसके बीच में ग्राफ खींचोगे ना, लोड और एक्सटेंशन के बीच में, तो ग्राफ कैसे आएगा, एकदम सीधा जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बढ़ती है, एक चीज के बढ़ाने पर दूसरी चीज बढ़ती है, लेकिन कई वो प्रोपोर्शनल नहीं रहती। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मैं एक्स को 1 कर रहा हूं तो वाई 2 हो जा रहा है, एक्स को 2 कर रहा हूं तो वाई 6 हो जा रहा है, एक्स को 3 कर रहा हूं तो वाई 25 हो जा रहा है। तो अब ये प्रोपोर्शनल नहीं है एक दूसरे के, क्योंकि बीच का जो रेशियो बढ़ने का है ना वो फिक्स नहीं है। इसका ग्राफ खींचोगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं आ सकता। लेकिन अगर मैं बोलूं एक्स को अगर 1 कर रहा हूं तो वाई 2 हो रहा है, एक्स को 2 कर रहा हूं तो वाई 4 हो रहा है, एक्स को 3 कर रहा हूं तो वाई 6 हो रहा है, एक्स को 4 कर रहा हूं तो वाई 8 हो रहा है। तो ये प्रोपोर्शनल है। ये क्या है? एक चीज के बढ़ने पर दूसरी चीज बढ़ जाए, या जरूरी नहीं कि वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब रहेंगी जब बढ़ने का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ गया? तो कह रहा है कि जो एक्सटेंशन होती है वो इस बात पे, एक्सटेंशन या कंप्रेशन किसी भी बॉडी के अंदर जो होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने उसके ऊपर कितना लोड या कितना फोर्स लगाया है। और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, डायरेक्टली होंगे। लेकिन डायरेक्टली कभी तक होंगे, जब तक आप उस बॉडी के इलास्टिक लिमिट के अंदर रहोगे। जैसे आप इलास्टिक लिमिट के बाहर आपने फोर्स लगा दिया तो बढ़ेगा, तो लोड अप्लाई करने पर एक्सटेंशन आएगा तो, लेकिन अब वो दोनों के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। आप उसे कुछ बढ़ाओगे वो किसी और रेशियो में बढ़ेगा, आप कुछ और बढ़ाओगे तो वो किसी और रेशियो में बढ़ेगा। बात समझ नहीं? तो ये है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहता है भैया कि किसी भी वायर के अंदर या किसी भी बॉडी के अंदर जो भी एक्सटेंशन या कंप्रेशन होती है वो दोनों एक दूसरे की क्या होती है भैया, डायरेक्टली होती है। लेकिन ये ध्यान रखना कि वो बॉडी की इलास्टिक लिमिट के अंदर ही हो, इलास्टिक लिमिट के बाहर ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे। तो हुक्स लॉ को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, और एक्सटेंशन स्लैश कंप्रेशन, एक्सटेंशन स्लैश कंप्रेशन इज डायरेक्टली इक्वल टू लोड अप्लाइड। लोड बोले तो फोर्स, फोर्स। लेकिन ये कब रहेगा, विद इन इलास्टिक इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के बाहर मामला खराब हो जाएगा। जैसे इलास्टिक लिमिट के बाहर गया तो ये मामला क्या होगा, खराब हो जाएगा। फटाफट कॉपी कर लो भैया, कर लो, इसे कर रहे हैं। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ लिखिए भैया। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ। देखिए हुक्स ने एक्सटेंशन की जगह पे एक्सटेंशन और कंप्रेशन की जगह पे स्ट्रेन का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? देखिए स्ट्रेन का मतलब क्या होता है आपको पता है, चेंज। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, रिलेटिव चेंज। और एक्सटेंशन और कंप्रेशन भी क्या है, चेंज ही है। मेरी बात सुन लीजिए बेटा, एक्सटेंशन और कंप्रेशन है क्या, चेंज है। और स्ट्रेन भी क्या होता है, रिलेटिव चेंज होता है। तो हुक्स की मॉडिफाइड फॉर्म में एक्सटेंशन और कंप्रेशन को क्या लिया गया, स्ट्रेन लिया गया। क्या लिया गया? और लोड लोड या फोर्स की जगह पर, लोड या फोर्स की जगह पर इन्होंने क्या लिया, स्ट्रेस लिया। क्योंकि आपको पता है बॉडी डिफॉर्म कब होती है, जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो। कौन सा फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, स्ट्रेस। याद है? तो एक्सटेंशन और कंप्रेशन की जगह पे आपको स्ट्रेन लेना है यहां पर, और लोड या फोर्स की जगह पर आपको स्ट्रेस लेना है। समझ गया? तो अकॉर्डिंग टू हुक्स
क्या था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सही या लिख दो, स्ट्रेन, ये लिखो, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, यहीं से ये चैप्टर स्टार्ट हो गया, समझ लो। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस क्या है बेटा, लोड या फोर्स, वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेन के। जितना ज्यादा आप लोड लगाओगे, जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लगाओगे, उतना ज्यादा बॉडी के अंदर एक्सटेंशन, कंप्रेशन या स्ट्रेन आएगा, समझ गया। लेकिन विदिन विदिन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के बाहर जाओगे तो ये क्या होगा, मामला खराब हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू में ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। अब ई क्या है, तो ई को बोलते हैं भैया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसको कहते हैं भैया इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ध्यान दीजिए भैया, ऐसे इस नाम से आप ज्यादा जानना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बहुत खासम खास है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, इसी नाम से आपको इसको जानना है, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान देना, स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली होते हैं। तो यहां से आपको एक चीज और निकल के आ रही है, देखो बेटा, स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट। तो अगर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का ग्राफ बनाओगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का ग्राफ बनाओगे, तो ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। कैसे आएगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अच्छा, इसका अगर मैं, ये देखो ट्राइंगल देखो, ये बन गया ट्राइंगल, ट्राइंगल का बेस क्या है, स्ट्रेन है, और ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है, स्ट्रेस है। तो अगर आप इसका स्लोप निकालने जाओगे, स्लोप, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बोले बेस, परपेंडिकुलर क्या है यहां पर, स्ट्रेस, और बेस क्या है इसका, स्ट्रेन। और स्ट्रेस अपॉन में देखिए यहां पे आपका आएगा, देखिए E इक्वल्स टू में क्या होगा, स्ट्रेस, यहां पे देखो E इक्वल्स टू में क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो अगर आपको स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन दिखाओ, तो उसका मतलब क्या होगा, वो E के बराबर होगा। E है क्या, मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये करता क्या है, सुन लीजिए, ये करता क्या है, समझ में बात नहीं, समझना, समझा रहे ना, ठीक है। ये करता क्या है, इसका काम है भैया बॉडी के बारे में बताना। इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, बॉडी उतनी मजबूत होगी, बॉडी उतनी ज्यादा इलास्टिक होगी, समझ गए भैया। तो ई ज्यादा, ई ज्यादा, तो बॉडी की इलास्टिसिटी, बॉडी की इलास्टिसिटी ज्यादा, बॉडी की इलास्टिसिटी क्या होगी भैया, ज्यादा। और बॉडी की इलास्टिसिटी ज्यादा मतलब बॉडी मजबूत होगी, बॉडी स्ट्रांग है, बॉडी स्ट्रांग है, ठीक है भैया। अगर अब देखिए, सुन लीजिए, दोबारा मैं इस चीज को रिपीट कर दे रहा हूं। हुक्स ने क्या कहा था कि स्ट्रेस यानी लोड जो होता है, वो एक्सटेंशन या कंप्रेशन एंड स्ट्रेन के क्या होता है, डायरेक्टली होता है। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट का इस्तेमाल किया, इसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, ठीक है भैया। अगर ई की वैल्यू को निकालू तो क्या आ गया, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन आ गया, क्या आ गया। और आपको बता दूं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, डिफरेंट बॉडी के लिए क्या होता है, डिफरेंट बॉडी के लिए, बॉडी के लिए डिफरेंट होता है। अगर अलग अलग बॉडी की बात की जाए तो ये क्या होगा, अलग अलग बॉडी के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा, उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। हर बॉडी की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है भैया। अब देखिए यहां पर हमें मिल गया स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन क्या देता है आपको, ई। ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर मैं ग्राफ पे आता हूं तो आपको पता है भैया स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या है। तो ये स्ट्रेस का कोऑर्डिनेट हो गया, और ये क्या हुआ, स्ट्रेन का कोऑर्डिनेट हो गया। अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए ग्राफ कैसे आएगा, ऐसा जाएगा,
ये एक डॉटेड लाइन खींच दिया, डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर किसको इंडिकेट कर रहा है? स्ट्रेस को। और जो बेस है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? स्ट्रेन को। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है tan थीटा, और tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, और स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसका ज्यादा होता है वो बॉडी कैसी होती है भैया? ज्यादा इलास्टिक होती है, और ज्यादा इलास्टिक बॉडी का मतलब बॉडी क्या है? स्ट्रॉन्ग है। और एक समझ गया? अच्छा, इसमें क्वेश्चन भी आता है, किस कौन सी बॉडी है? कौन कौन कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं कौन? सही है। कौन सी बॉडी, बॉडी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? ग्राफ बने हुए भैया, ये है स्ट्रेस, ये है स्ट्रेन। ए बी सी, बताओ कौन सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? दिमाग लगाओ और बताओ कौन सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ए बी या सी? कैसे? बिल्कुल भैया, जिसका स्लोप ज्यादा उसकी इलास्टिसिटी, ये देखो ना, स्लोप जो है वो किसके बराबर है? इलास्टिसिटी। स्लोप ज्यादा तो इलास्टिसिटी ज्यादा, और इलास्टिसिटी ज्यादा तो बॉडी की मजबूती क्या होगी? ज्यादा। यहां पर ध्यान रखना, सो स्लोप इज डायरेक्टली इक्वल टू इलास्टिसिटी। स्लोप क्या इलास्टिसिटी के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा। अच्छा, इन सारे ग्राफ में किसका स्लोप ज्यादा है? तो सॉल्यूशन क्या है? स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ सी। अच्छा, एक चीज देखो, कौन सा ग्राफ है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो स्लोप होता है किसके बराबर होता है? इलास्टिसिटी के। किसके बराबर होता है? सो इलास्टिसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ सी। जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा वो ज्यादा मजबूत, जिसकी इलास्टिसिटी कम वो कम मजबूत। ठीक है, तो ये स्ट्रांग होगा और ये क्या होगा? वीक होगा। समझ गया भैया? फटाफट कॉपी करो।